चलिए, आज का जो क्लास होगा वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का होगा और पॉलिटी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि पूरे कार्यपालिका का जो प्रधान होते हैं वो आपके देश में राष्ट्रपति ही होते हैं। और राष्ट्रपति से निश्चित तौर पे एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप लोग अच्छे से राष्ट्रपति टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए कि राष्ट्रपति के क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या कार्य हैं, राष्ट्रपति को क्या क्या शक्ति है और राष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ठीक है, हम लोगों ने इससे पिछले क्लास में 51 क तक पढ़ लिया था, मौलिक कर्तव्य तक। मौलिक कर्तव्य के बाद आपका ये अनुच्छेद 52 है, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति जो हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और ये राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं और कार्यपालिका के क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जिस प्रकार से राज्य स्तर पे कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होते हैं, उसी प्रकार से देश स्तर पे कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत में राष्ट्रपति, क्योंकि भारत एक गणतंत्रात्मक देश है और यहाँ का राष्ट्र प्रमुख जो है राष्ट्रपति, उसका भी यहाँ पे क्या होता है, चुनाव होता है। भले अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर हो, यानी उसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है चुनाव में, लेकिन फिर भी यह क्या है कि आपका चुनाव के माध्यम से जो हमारे विधायक हैं, MP MLA, वो वोट करके राष्ट्रपति को जिताते हैं। ठीक है, तो चलिए राष्ट्रपति क्या है उसके बारे में जानते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो अगर पूछेगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो याद रखेंगे कौन होता है, तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। और यह राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये याद रखना है, एकता, अखंडता और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति को ही जाना जाता है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका, जो केंद्र की कार्यपालिका है, क्योंकि प्रशासन 3 स्तंभों पे टिका हुआ है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों मिल करके ही आपका शासन व्यवस्था चलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे विधायिका का काम है कानून बनाना, विधायक लोग क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, न्यायपालिका उसको सुचारू रूप से उसका चले वो निर्धारित करती है और कार्यपालिका उसको लागू करवाती है। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति को ही प्राप्त है पूरे संघ का, किंतु अगर वास्तविक रूप में देखें तो वास्तविक रूप से शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास ही होता है। कहने के लिए राष्ट्रपति को सर्वे सर्वा माना जाता है, लेकिन अगर आप देखिएगा कि सभी काम जो है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। जिस प्रकार से घर का मुखिया आपके दादाजी हो सकते हैं, लेकिन परिवार चलाने का काम मेन रूप से आपके पिताजी करते हैं। ठीक है, जो युवा सदस्य होते हैं वही करते हैं। तो उसी प्रकार से देश को चलाने का मेन रूप से काम आपका प्रधानमंत्री ही करते हैं, लेकिन एक मुखौटा के रूप में कह सकते हैं, एक सिंबॉलिक प्रधान के रूप में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति को बनाया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किसका चर्चा है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक, अब आते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उसमें क्या क्या प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ से भी निश्चित तौर पे आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 52 क्या चीज़ से संबंधित है। तो भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा, अनुच्छेद 53 के अनुसार क्या होगा कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। केंद्र का समस्त कार्यपालिका का शक्ति का प्रधान कौन होंगे, राष्ट्रपति ही होंगे, यानी कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। तो निर्वाचक मंडल में आम जनता वोट नहीं करेगी, तो कौन करेगी वोट, तो हमारे MP MLA हैं वही वोट करते हैं। यानी इसके जो निर्वाचक मंडल है जहाँ से चुने जाएंगे राष्ट्रपति, उसमें कौन कौन से होते हैं, तो संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन कहने का अर्थ है कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोकसभा के 543 सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे, साथ साथ राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं जिनकी संख्या 233 है वो भी यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, यानी दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा टोटल, 543 और 233, 776 आपके केंद्र स्तर के मंत्री हो गए।
उसके बाद जितना भी विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, जितने भी विधानसभा हैं देश के अंदर उसके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति को वोट करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली और पुदुचेरी, जहाँ पे आपका विधानसभा है, वहाँ के भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं एमएलए, वो भी वोटिंग करते हैं, तब जा कर के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है। और अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक पद्धति है, एक रीति होती है, उसी के हिसाब से होता है। ठीक है। यानी अलग अलग एमपी के वोट का मूल्य अलग होगा, एमपी जो भी होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद के वोट का कीमत अलग होगा। और राज्य के जो विधानसभा में जो एमएलए रहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका वोट अलग होगा। उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक विधायक मतलब आपका जो विधानसभा के होते हैं राज्य स्तर पे, उनका वोट का कीमत कैसे निकालेंगे? राज्य की कुल जनसंख्या, कब के अनुसार? तो 1971 के ही अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यानी राज्य विधानसभा में टोटल कितने निर्वाचित सदस्य हैं, और उसको गुना 1/1000 कर देंगे, तब जा कर के एक विधायक के वोट का मूल्य निकल जाएगा। ठीक है। तो समझ गए होंगे कि एक विधायक के वोट का कीमत कितना है, तो वो है आपका राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य, जैसे बिहार का है तो 1971 में जितनी भी जनसंख्या होगी, अभी तो 2011 के अनुसार 10.5 करोड़ है, लेकिन हो सकता है उस समय 6-7 करोड़ होगा। उसके बाद बटा कर देंगे क्या चीज़ से? कितना विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं। जैसे बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्यों की संख्या है? 243 है ना, तो उससे भाग दे देंगे, गुना 1/1000 करेंगे, तो एक विधायक का वोट का कीमत आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है एक सांसद, जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे पूरे बिहार में 40 सांसद होते हैं, पूरे देश में टोटल सांसदों की संख्या लगभग 550 है। ठीक है। 543 मेन रूप से चुने जाते हैं। ठीक है। तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, जितना भी विधायक है सभी राज्य का जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जो निर्वाचित होते हैं, यानी 576, उससे भाग दे दिया जाएगा, तब उसका एक वोट का कीमत आ जाएगा। यानी संसद जो वोट देगा उसका अलग वैल्यू होगा, और जो विधायक वोट देंगे उसके वोट का कीमत अलग होगा। और कोटा पूर्ति के लिए राष्ट्रपति तब बने जाएंगे वो, जब वह कुल वैध मत, जैसे मान के चलिए उनको चाहिए जितना भी वोट, जितना टोटल वोट है उसका आधा +1 होना चाहिए, यानी 50% +1, जितना भी टोटल वोट का कीमत है उसको जोड़ लिया जाएगा। जिस व्यक्ति को 50% +1 वोट आ जाएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। उससे कम अगर आया तो वह राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, और यानी फिर से दोबारा उसका जो है वोटिंग होता है, मतलब काउंटिंग होता है। ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर, जैसे मान के चलिए इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए 3 व्यक्ति हैं। ठीक है। जैसे अभी रामनाथ कोविंद, अभी द्रौपदी मुर्मू को ले लेते हैं, द्रौपदी मुर्मू को ले लिए, द्रौपदी मुर्मू। तीसरा व्यक्ति के रूप में हम यशवंत सिन्हा को ले लेते हैं, यशवंत सिंह थे ना, हाँ। तो चलिए ये 3 व्यक्ति हैं। अगर मान के चलिए नंबरिंग होता है उसमें कि 1 नंबर पे किसको कितना वोट मिला, तो वहाँ पे जो भी वोट देते हैं वो नंबरिंग करते हैं। 1 नंबर पे जैसे रामनाथ कोविंद को रखने वाले लोगों की संख्या 5 है। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू को 1 नंबर पे रखने वाले लोगों की संख्या 3 है, और यशवंत सिन्हा को 1 नंबर पे रखने वाले लोगों की संख्या 2 है। ठीक है। फिर अगर मान के चलिए 2 नंबर पे रामनाथ कोविंद को रखने वाले लोगों की संख्या 6 है, और यहाँ पर 2 नंबर पे रखने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे मान के चलिए 8 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे 2 पे रखने वाले लोगों की संख्या 3 है। अब यहाँ 3 पे रखने वाले लोगों की संख्या 2 है। ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया? 3 पे रखने वाले लोगों की संख्या 2 है। ठीक है। और यहाँ पे 3 पे रखने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है। तो टोटल वोट देखिए 13 वोट पड़ा सब में, 13 लोग वोट दिए। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 13 वोट पड़ा तो उसको आना चाहिए कितना वोट? 50% कितना हो गया? 13 का 50%
6.5, यानी 7 वोट जो आएगा वो जीत जाएगा, वो 1 नंबर पे। 1 नंबर पे रामनाथ कोविंद को 5 ही है, इनको 3 ही है। ये तो बेचारे पहले राउंड में ही चले गए। अब इन दोनों में टक्कर होगा, लेकिन इनको भी जो है वरीयता क्रम नहीं पूरा हो रहा है, क्योंकि 7 चाहिए 5 ही आ रहा है। तो दूसरे नंबर पे देखा जाएगा कि किनका अधिक है, इनका 6 है, इनका 8 है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, इनका 8 है, तो इनको वोट मिल जाएगा और इनको जिता दिया जाएगा, ठीक है। जब दूसरा राउंड होगा, तीसरा व्यक्ति खुद छट जाएंगे। इस दोनों में देखा जाएगा कि दूसरे नंबर पे ज़्यादा किनको रखा गया है, ठीक है। तो उस क्रम में द्रौपदी मुर्मू को बना दिया जाता है। तो एक प्रकार से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर यहाँ वोटिंग होता है, और जो वोट करते हैं वो रैंक देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में लिखा गया है कि उनका जो प्रसाद पर्यंत, ऐसे क्या होता है कि जब से वो शपथ ग्रहण करते हैं, पद ग्रहण करते हैं, उससे 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति बने रहते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति का पुनः निर्वाचन की पात्रता, यानी कोई व्यक्ति लगातार जो है 10 वर्ष या जितने बार चाहे उतने बार बन सकता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि एक 10 वर्ष से ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं बन सकता, ठीक है। हमारे यहाँ है जो व्यक्ति 15 साल 20 साल जब तक चाहे तब तक बन सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता वो योग्य होता है, जब तक वो जिंदा रहे तब तक बन सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि 10 वर्ष से कोई ज़्यादा वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 58 के लिए क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए या अर्हताएँ होनी चाहिए। तो सबसे पहला देखिए, वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। दूसरा, कम से कम आयु 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष से कम के आयु में आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। संघ सरकार या राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकरण में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ के पद पर ना हो। यानी अगर आप चपरासी के पद पे भी हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर आप राज्यपाल हैं तो आप लड़ सकते हैं, ठीक है। अब कहिएगा कि राज्यपाल की सैलरी 2 लाख है और चपरासी का 10,000, 12,000, 15,000 होगा, तब भी ऐसा क्यों? तो देखिए, लाभ का पद उसको माना गया है जो कह सकते हैं संगठित क्षेत्र में क्या होता है कि जब आप चपरासी भी बनते हैं तो आपका एक लिमिट होता है कि आप 55 साल 60 साल तक की नौकरी होती है। लेकिन राज्यपाल का क्या होता है कि कार्यकाल लिमिट नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे पद, अगर आप प्रधानमंत्री के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए अगर आप किसी भी सरकारी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, या किसी भी प्रकार का चुनाव आप नहीं लड़ सकते। यानी यहाँ तक कि वार्ड कमिश्नर भी बनना चाहते हैं तब भी आपको सरकारी नौकरी में रिजाइन देना होगा, ठीक है। और यही है कि लाभ के पद पे नहीं हो। और लाभ का पद किसको माना गया है, तो जो सरकारी जॉब है, जो मान के चलिए जीवन पर्यंत जो चलता है वो सब जॉब आपको सरकारी माना गया। बाकी 5 साल के लिए अगर आप विधायक बन गए, एमपी बन गए, एमएलए बन गए, भले पेंशन पूरे ज़िंदगी उठाइए, लेकिन उसको लाभ का पद नहीं माना गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि त्रुटि भी एक प्रकार से है भारतीय राजनीति में, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या है। अब चाहेगा तो सब व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए लड़ने लगेगा, तब तो पता चला नामांकन हुआ तो 1 लाख आदमी जो है राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ लेगा, हम भी पहुंच जाएंगे रेस में। आपका भी मन करेगा, बहुत लोग नाम कमाने के लिए चल जाएगा कि कम से कम एक बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो जाते हैं। लेकिन क्या ये संभव है? ये होना संभव है? नहीं है। इसके लिए भी नियम है, शर्त है, केवल इतना ही, ये तो योग्यता है मिनिमम, लेकिन उसको क्या चाहिए, संसद में 50 प्रस्तावक चाहिए, उसका नाम लेने वाला, इस व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होना है, और 50 को स्वीकार करने वाला होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है सरकारी खजाने में। अगर वो टोटल वोट का अगर 6% है शायद, वो नहीं ला पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, ठीक है। शर्तें अनुच्छेद 59, वह कोई अन्य लाभ के पद पर धारण नहीं करेगा, ठीक है। अगर किसी सदन का सदस्य हो तो सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। अगर वह किसी सदन में है, लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य है,
तो भी उसको सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। या क्यों नहीं त्यागे? कोई विधानसभा में विधायक है या वो एमपी है और उसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, देश का सर्वोच्च पोस्ट है, तो क्यों नहीं वो त्याग करेगा? ठीक है, उसकी उपलब्धियां और भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं होगी, चाहे जो भी हो जाए, उसका जो भी भत्ता होगा, सैलरी होगा, वो उसको मिलेगा। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण भी होगा, शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पे महाभियोग। अगर राष्ट्रपति कुछ अनैतिक कार्य में, या कह सकते हैं कि जो देश के लिए हितकर नहीं है, वैसा कानून बनाने में कभी गलत तरीका में आते हैं, तो उन पे महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति के पास क्या होता है कि क्षमादान की शक्ति होती है। अगर मान के चलिए वो कोई बड़ा क्राइम कर लिए, ठीक है, क्राइम कर दिए और उनको अगर मान के चलिए मर्डर में इन्वॉल्व हो गए, ऐसा होता नहीं है, ऐसे सिंपल सोचिए, ठीक है, तब तो उनके पास खुद है क्षमादान की शक्ति, तो खुद अपने आप को क्षमा दे लेंगे, उनको तो सज़ा होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्रपति जब तक कोई व्यक्ति पोस्ट पे बना रहता है तो उस पर कोई केस नहीं चलता है, उस पर किसी प्रकार का केस नहीं हो सकता। आप चाहिएगा अभी केस करना तो नहीं हो सकता, क्योंकि वह खुद जो है क्या करेगा, माफ़ कर लेगा ना खुद को। अगर ऐसा, चूँकि सर्वे सर्वा है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन है ये पावर उसके पास है, इसीलिए उस पर केस भी नहीं हो सकता। ठीक है, उस पदावधि के दौरान, राष्ट्रपति के पद के दौरान उस पर किसी प्रकार का केस नहीं हो सकता। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय निर्धारित है। अब देखिए राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है उसके भी तरीका है, ऐसे नहीं कि किसी को महाभियोग लगा देगा। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग लगाए जाते हैं। कारण अगर किसी संविधान का उल्लंघन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, कोई संविधान कानून का उल्लंघन अगर राष्ट्रपति करते हैं, कानून बनाने में हो या कोई लागू करवाने में हो, चूँकि कार्यपालिका के प्रधान हैं, तो उस स्थिति में उन पर महाभियोग लगाया जाता है। लेकिन उनको प्रस्ताव लाने से पहले, संसद में प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाता है कि आप पे महाभियोग लगने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या करेंगे कि खुद ही वो रिजाइन कर देंगे, खुद त्यागपत्र दे देंगे, और जो लगता है कि हम ईमानदार हैं, हम सही है, तो वो अपना इंतज़ार करेंगे। क्योंकि 2/3 बहुमत से जब पारित होगा तभी महाभियोग सफल होगा, तभी वो हटेंगे। तो 2/3 यानी संसद के जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसके 2/3 सदस्य इनके खिलाफ जाएंगे, तभी इन पे महाभियोग सफल होगा। ठीक है, तो नोटिस पर हस्ताक्षर संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्य साइन किए रहेंगे, तब जाकर के उनको प्रस्ताव 14 दिन पहले मिलेगा, तब जाकर के महाभियोग उन पे लगाया जाता है। ठीक है, और प्रस्तुत इसको संसद के किसी भी सदन में उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से अगर पारित होगा, तभी जाकर के उन पर महाभियोग सफल माना जाएगा और उनको पद से मुक्ति मिल जाएगी, पद त्यागना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाइए, राष्ट्रपति के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, देश का कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, तो उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। जैसे विधायी शक्ति यानी कानून बनाने संबंधी शक्ति है, जैसे संसद के सत्र को आहूत करना, यानी जब आपका 3 सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन, मानसून सत्र और शीतकालीन, जब सत्र समाप्त हुआ उसको समाप्त करना, मतलब शुरुआत करना, आहूत करना मतलब शुरुआत करना, सत्रावसान करना, समाप्त करना, और 5 वर्ष पूर्ण जाता है तो वही संसद को विघटित कर देते हैं, विघटन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा अनुच्छेद 85 के तहत। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होता है, जब कोई कानून पारित करना होता है या संसद की शुरुआत होती है 5 वर्ष के बाद, तो पहला दिन का भाषण कौन देंगे, तो राष्ट्रपति ही देंगे अनुच्छेद 87 के द्वारा। यानी राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण के रूप में संसद में देते हैं अनुच्छेद 87 के तहत। संसद का जब कोई भी कानून नहीं पारित हो रहा है तो दोनों सदन को एक साथ एकत्रित करवाने का काम भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन उस समय अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 108 के अनुसार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, विधेयकों की अनुमति अनुच्छेद 111 के तहत देंगे, और अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति राष्ट्रपति को होता है। यानी जब बैठक नहीं हो रहा होता है संसद में और कोई भी कानून देश के लिए ज़रूरी है बनाना, उस केस में वह
कोई भी कानून बना सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उसकी वैलिडिटी 6 वर्ष ही 6 माह ही होगी। 6 माह के अंदर उसको फिर संसद में पारित करना होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अध्यादेश क्या होता है? एक प्रकार का कानून बनाना, और वो राष्ट्रपति को पावर दिया गया है कि वो किसी भी कानून को बना सकता है, लेकिन वह 6 महीने तक ही लागू रहेगा। उसको 6 महीने के भीतर फिर संसद में पारित करना होगा 2/3 बहुमत से, तब वो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो वहीं पे डिसमिस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए कार्यकारी शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति भी राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 के तहत निहित होती है। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से ही चलाए जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 77 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की गई जो नियुक्तियां, मेन रूप से जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं ये। ठीक है, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति ये नहीं करते हैं। अनुसूचित क्षेत्र को घोषणा भी यही करते हैं, और उनका प्रशासन भी यही देखरेख करते हैं। न्यायिक शक्ति इनके पास क्या क्या, वो देखिए। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का काम किनके पास है? तो राष्ट्रपति ही करते, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का। ठीक, यहाँ क्या लिखा था? राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियाँ, तो ये छोड़ दीजिएगा। समस्त नियुक्ति जैसे राज्यपाल की नियुक्ति हो गया, ये सब भी वही करते हैं। जैसे अखिल सेवा है यूपीएससी, उसके भी चेयरमैन, या जो भी यूनिवर्सिटी है उसका जो क्या होते हैं मेन रूप से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी राज्यपाल, ये राष्ट्रपति ही होते हैं, वाइस चांसलर के रूप में जाते हैं। ठीक है, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है, यानी मृत्यु दंड को भी क्षमा दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 143 के तहत किसी मुद्दे पे वो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं किसी कानून को लेकर के। अब नेक्स्ट आते हैं आकस्मिक शक्ति। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352, यानी अगर देश पे कोई विपत्ति आ गया तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, या कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया, जनता ने हथियार उठा लिया, आपस में जो है लड़ाई झगड़ा होने लगा देश के अंदर, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 352 के तहत, और ये भी पावर राष्ट्रपति को ही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जब राज्य का जब शासन विफल हो जाता है, किसी बहुमत पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है, उस स्थिति में राज्य में 356 लगा करके राज्य का जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के ही हाथों आ जाता है। उसके बाद वित्तीय आपात है 360 के तहत, आज तक लगा नहीं है, यानी वित्तीय स्थिति जब कमज़ोर हो जाएगी उस स्थिति में यह आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, लेकिन आज तक आपके देश में वित्तीय आपात नहीं लगा है। अब आ जाए वित्तीय शक्ति। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत होता है अनुच्छेद 110 के तहत। तो धन विधेयक राष्ट्रपति के ही पूर्वानुमति से, यानी जब तक राष्ट्रपति धन विधेयक पे साइन नहीं करेंगे वो संसद में पेश नहीं होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट जो आता है सालाना, वो भी पेश करवाने का काम राष्ट्रपति का ही अनुच्छेद 112 के तहत। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही आकस्मिक निधि, जो जब नीड होता है, आवश्यकता होती है देश का, तो आकस्मिक निधि से पैसा निकाला, धन निकाला जा सकता है अनुच्छेद 267 के तहत। और वित्त आयोग का गठन जो 280 के तहत किया जाता है अनुच्छेद 280, वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं वित्त आयोग का गठन। अन्य शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संधियां होगी, दो देशों के बीच में समझौता होगा, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। ठीक है, भारतीय सेना के भी सर्वोच्च कमांडर कौन होंगे? राष्ट्रपति ही होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे। और राजदूत और उच्चायुक्तों को भेजने का काम, और जो उधर से आएंगे दूसरे देश से, उनको स्वागत का भी काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे। राष्ट्रपति को एक और पावर होता है विटो की शक्ति, यानी किसी विधेयक को वो क्या कर सकता है कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। जैसे निलंबन विटो, आत्यंतिक विटो, पॉकेट विटो। पॉकेट विटो का प्रयोग एक ही बार हुआ है, ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, कोई डाक विभाग का था, उसको अपने जेब में रख लेना, यानी ना पारित करना ना लौटाना। तो वो देखिए, विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में
पुनर्विचार हेतु भेजना निलंबन बिट्टो, विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना आत्यंतिक बिट्टो, पॉकेट बिट्टो, विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना, ना हाँ ना ना, उसको जेब में रखना, यानी पॉकेट बिट्टो वो कहलाता है। राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति है, तो क्या क्या वो क्षमादान में क्या होता है, देखिए, क्षमा दंड से पूर्णतः मुक्त भी कर सकता है किसी को, यानी मृत्यु दंड के सज़ा को भी माफ़ कर सकता है, दंड के स्वरूप को भी कम कर सकता है, दंड के अवधि को कम कर सकता है, सज़ा के विशेष परिस्थितियों जैसे बीमार है तो उस समय उसको कम कर सकता है, या परिविलंबन दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक भी लगा सकता है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए मृत्यु दंड पे रोक लगा दिया। ठीक है, तो ये सब पावर राष्ट्रपति के पास दिए गए हैं। तो राष्ट्रपति टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो गया, और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको आप लोग देख लीजिए। भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। चाहे थल सेना, जल सेना, सबके उच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है केमा संविधान संशोधन के द्वारा? तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। यानी दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभा है, ऐसे वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी वहाँ के विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आ जाइए, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए। पद रिक्ति के तिथि से 6 माह के भीतर, यानी 5 साल पूर्व गया, उसके 6 माह के भीतर ही उसको भर लेना है। या रिक्ति हो गया, राष्ट्रपति गुजर गए, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, गुजर भी सकते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में 6 माह के भीतर दोबारा चुनाव होकर के उसकी रिक्ति भर दी जाती है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद हटाने जाने के कारण रिक्ति पद पर कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति ना होता, हो सकता है वो भी टपक गया, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और अभी तक एक बार हुआ है। अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहे, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली रहा था। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किसके माध्यम से किया जाएगा? राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है अनुच्छेद 78 के तहत। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, और महाभियोग की कार्यवाही एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। भारत का कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक बने रहे। रामनाथ कोविंद के जो कार्यकाल है वो 16वां, व्यक्ति के अनुसार 14वां। ऐसे वो राष्ट्रपति है 16वां, लेकिन व्यक्ति के अनुसार वो 14वां ही है, क्योंकि बहुत लोग 2 बार रह गए ना, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 25 जुलाई 2017 से जुलाई 2022 तक रहे। और अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, और वो 15वें राष्ट्रपति हैं। क्या में राष्ट्रपति हैं? 15वें राष्ट्रपति हैं। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया राष्ट्रपति। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव को निश्चित तौर पे बना लीजिए, जिससे कि आपका राष्ट्रपति टॉपिक अच्छे से बन जाए और एग्ज़ाम में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आए। आज के लिए इतना ही। अगर आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स को बाय करें। धन्यवाद।